नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, हम अपने इस चैनल पे साइंस के टॉपिक्स कर रहे हैं और उन टॉपिक्स के अंदर हमने पहला टॉपिक अपना केमिकल रिएक्शन का था, वो कंप्लीट कर लिया है। अपना सेकंड टॉपिक चल रहा है एसिड और बेस से रिलेटेड। साथियों, आज की जो अपनी कक्षा है वो रहने वाली है क्षार के ऊपर, यानी कि जो बेस का जो पार्ट है वो हम आज अपनी इस कक्षा के अंदर डिस्कस करेंगे। साथियों, हम एसिड के बारे में पढ़ चुके थे और एसिड के बारे में आपने अपनी बुक से, आपके पास जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है उस बुक से आपने कुछ क्वेश्चन करके देखे होंगे और मुझे ये उम्मीद है कि अपनी क्लास देखने के बाद उन क्वेश्चंस में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सरल या मतलब हुआ न हुआ हो, मतलब वो क्वेश्चन आपको आता न हुआ हो। ठीक है, तो साथियों ऐसा ही आगे होता रहेगा। आगे हम बेस का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। जो बेस का जो पार्ट अपना बच गया है वो अपन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो पीएच वैल्यू वाला जो पार्ट है वो अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जैसा कि हमने पिछली कक्षा के अंदर किया था, जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक्स में यानी कि एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी की बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं या मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करवाना चाहिए, तो वो क्वेश्चन हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे रीट है, पटवारी है, एसएससी है, जैसे मेन तो रीट पे फोकस करिए आप, रीट की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड के अंदर यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो टॉपिक्स आपके लग रहे हैं, जैसे एसिड और बेस वाला तो नहीं लगता है, लेकिन जो पीछे वाला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन वाला, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, तो आप उन क्लासों को देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं वो टॉपिक सेलेक्ट कर लें कि अपना ये टॉपिक इसमें है, तो आपके पास सिलेबस तो होता ही है, तो आप उन क्लासों को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ ही आपको मैं एक सूचना और दे देता हूं। आगे वाली जो अपनी क्लास होती है, इससे जस्ट आगे जो क्लास अपनी होनी है वो क्लास अपनी लाइव रहेगी, तो आप सभी साथी लोग लाइव चर्चा में अवश्य जुड़ें, ताकि हम दोनों के मध्य यानी कि आपके और हमारे बीच में थोड़ा इंटरेक्शन हो, यानी कि हम आपस में बात कर सकें, ताकि आपके कुछ डाउट हो वो क्लास के अंदर ही हम क्या कर लें, डिस्कस कर लें। ठीक है साथियों, तो आगे वाली जो अपनी क्लास रहने वाली है वो अपनी लाइव रहेगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये आपके लिए आज की सूचना थी। आइए अपन लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। साथियों, हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे आज, तो हम लोग क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे प्यारे साथियों, क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, बेस। साथियों, ये क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, बेसिकली स्वाद में कैसे होते हैं, तो आपको इनके बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए, दो तीन चीजें हैं। इनका स्वाद कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि इनका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। इनका स्वाद कैसा होता है प्यारे साथियों, कड़वा होता है। साथियों, एक वर्ड होता है एल्कली, लैटिन भाषा का एक शब्द क्या है प्यारे साथियों, एल्कली है। ये एल्कली का हिंदी रूपांतरण होता है और इस एल्कली का जो अर्थ होता है हिंदी में, इसका अर्थ होता है पौधे की राख। क्या होता है प्यारे साथियों, पौधे की राख। इसे आप भस्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसे, भस्म। भस्म यानी जो साधु बाबा अपने शरीर के ऊपर रमाते हैं, जब अगर वो साधु बाबा रमाए तब तो वो क्या बन जाती है, भस्म बन जाती है, और अगर उसका ढेर लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, राख बोल देते हैं। तो बेसिकली दोनों एक ही चीजें हैं, पौधे की राख बोल दो या फिर क्या बोल दो आप, भस्म बोल सकते हो। आप देखेंगे कि ये जो राख है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है प्यारे साथियों, इससे आपको ये पता चल रहा है कि राख की प्रकृति कैसी होती है। तो आप बताएंगे कि राख की प्रकृति होती है क्षारीय। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपको राख के बारे में पता है, नहीं भी पता है तो लकड़ी या फिर गोबर के जो उपले होते हैं, यानी कि गोबर की जगह थेपड़ियों में, उनसे उनको जलाने के बाद जो लास्ट के अंदर अपने पास अवशेष बच जाता है वही क्या होता है प्यारे साथियों, राख होता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पुराने समय के अंदर क्या नहीं होता था प्यारे साथियों, ये कोलगेट, क्लोजअप वगैरह जो जितने भी टूथपेस्ट हैं वो नहीं होते थे। तो अपने घरों के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं, उनसे आप कभी पूछना कि आप दांतों को साफ कैसे रखते थे,
और आप कई बार देखेंगे कि जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके दांत दांत जो है वो आज तक सही सलामत पड़े मिल जाएंगे आपको। यानी कि अगर वो बूढ़े भी हो गए हैं तब भी उनके जो दांत हैं वो बहुत सारे लोगों के आपको सही सलामत मिल सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि वो पुराने समय में क्या होता था प्यारे साथियों कि अपना जो दांतों का क्षय है, तो आपको एक चीज समझिए, आप जो अपना मुख है, खाना खाने के बाद मुख की प्रकृति कैसी हो जाती है प्यारे साथियों, अम्लीय हो जाती है। क्योंकि जो अनाज के जो कण होते हैं वो मुंह के अंदर रुक जाते हैं, बैक्टीरिया बढ़ जाएगा, बैक्टीरिया बढ़ेगा तो मुंह की जो एसिडिटी होगी यानी मुख का जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि 5.6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि 5.5 से कम हो जाए तब दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर मुख की अम्लता बढ़ती है तब दांत क्या हो जाएंगे, मतलब दांतों का जो क्षय है वो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्षय यानी घिसना, दांत घिसने लग जाएंगे। दांत यदि घिसने लग जाएंगे तो इसका एक ही इलाज है प्यारे साथियों, भाई अमल का इलाज कौन करेगा, तो वो क्या करेगा, क्षार करेगा। तो दंत मंजन नहीं होते थे तब क्या करते थे, ऐसे राख ली हाथ पे और राख से क्या करते थे, अपना जो आप बोल सकते हो कोलगेट किससे करते थे, तो राख से करते थे। दंत मंजन किससे करते थे वो प्यारे साथियों, राख से करते थे। तो राख की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो ये क्षार इस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मुख का जो वातावरण है वो कैसा कर देती थी, तो आप बताएंगे कि क्षारीय कर देती थी। तो और मुख कैसा हो जाता था, क्षारीय हो जाता था, और दांत क्या नहीं होते थे, खराब नहीं होते थे। यानी कि ये इसका एक रीजन है। आप इस बात से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि राख जो होती है वो किस प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। कई बार क्या होता है प्यारे साथियों, हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, अपना जो जीवन का आधार है वो क्या है प्यारे साथियों, कृषि है। कृषि जमीन पे होती है, जमीन की कई बार क्या बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता बढ़ जाती है तो हम उस अम्लता को कम करने के लिए या तो उसमें क्या डालते हैं, चूना पत्थर डालते हैं, या फिर उसमें क्या डालते हैं, हम राख का छिड़काव करते हैं। तो कहीं पर यदि आप देखेंगे कि आपने भूमि के अंदर राख का या फिर चूने पत्थर का छिड़काव किया है तो इसका मतलब यह है कि भूमि की एसिडिटी बढ़ गई थी। अब उस अम्लता यानी कि एसिडिटी को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, आप बेस का प्रयोग करते हैं, क्षार का प्रयोग करते हैं। और क्षार के रूप में आप किसका उपयोग कर रहे हैं, या तो आप राख का उपयोग कर रहे हैं या फिर आप किसका उपयोग कर रहे हैं प्यारे साथियों, चूने पत्थर का उपयोग आप कर रहे हैं। तो साथियों ये थी इसके बारे में थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी। फिर बात आती है लिटमस पत्र वाली, तो वो हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी जिक्र कर लेते हैं एक बार। लिटमस पत्र के लिए क्या चीज रहेगी इसके अंदर, ये देखिए आप, देखो साथियों अमल में क्या था, नीला लिटमस पत्र कैसा हो रहा था, लाल हो रहा था। यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, लाल जो लिटमस पत्र होगा वो कैसा हो जाएगा प्यारे साथियों, नीला हो जाएगा। यानी कि जो आपका रेड लिटमस पत्र है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में दो बातें हैं। फिर हमने अवधारणाएं पढ़ी थी, आर्हेनियस की अवधारणा, ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा, लुइस की अवधारणा, उसके बाद जो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार है वो सारी चर्चाएं अपनी पीछे की कक्षाओं में हो चुकी हैं। आज हम क्या करेंगे, आज अपन लोग आगे डिस्कस करते हैं कि इस क्षार के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं जो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारक होते हैं। क्योंकि अम्लों के बारे हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। देखो आपके सामने मैं एक उदाहरण लिखता हूं, NaOH। आप पहले मेरे को इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होता है। तो Na यानी कि प्यारे साथियों क्या, सोडियम, और OH यानी कि क्या, हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होता है प्यारे साथियों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं बात करूं इसके सिंपल नेम की यानी कि इसके साधारण नाम की, बेसिकली परीक्षा के अंदर साधारण नाम ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है प्यारे साथियों कास्टिक सोडा। क्या नाम होता है प्यारे साथियों इसका, कास्टिक सोडा नाम होता है। ये जो कास्टिक सोडा होता है प्यारे साथियों ये कहां काम आता है, तो आप बताएंगे। मैं इसके आपको क्या बता रहा हूं प्यारे साथियों, कार्य बता रहा हूं। कार्य कहां काम आता है ये, तो एक तो ये कठोर साबुन निर्माण में काम आता है। साबुन भी कैसा बनेगा प्यारे साथियों, कठोर साबुन बनेगा। यानी कि प्रसाधन साबुन निर्माण में ये क्या करेगा प्यारे साथियों, काम है, कठोर साबुन के निर्माण में। ठीक है, कहां काम आएगा ये, कठोर साबुन के निर्माण में काम आएगा। जब आप देखते हैं कई बार जब आप कपड़े धोते समय
कपड़े धोते समय कुछ एक महिलाएं या कुछ एक पुरुष, उनकी चमड़ी कैसी होती है प्यारे साथियों, सेंसिटिव होती है। कपड़े धोने के साबुन में यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि लिमिट से थोड़ी सी भी ज्यादा हो, तो उनकी चमड़ी जलना स्टार्ट हो जाती है। इस बात से हमें इस चीज से हमें इस बात का पता चलता है कि इसकी जो प्रकृति होती है, अगर मैं इसकी प्रकृति की बात करूं तो ये कैसा होता है प्यारे साथियों, ये दाहक प्रकृति का होता है। यानी कि क्या करता है, ये चमड़ी को जला देता है। क्या कर देता है, ये चमड़ी को जला देता है। तो आप लिखेंगे कि ये दाहक प्रकृति का होता है। और मानव की जो चमड़ी होती है, अपनी जो चमड़ी होती है, अपनी जो त्वचा होती है, उसे क्या कर देता है, ये जला देता है। तो प्यारे साथियों इसकी प्रकृति आप बताएंगे क्षारीय भी होती है। क्षारीय तो होती है क्योंकि हम क्षार तो पढ़ ही रहे हैं, तो क्षारीय होती है। क्षार में भी इसकी प्रकृति अत्यंत क्षारीय होती है और ये दाहक प्रकृति का होता है और चमड़ी को क्या कर देता है, ये जला देता है। तो ये दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और कठोर साबुन, मृदु साबुन, वो चीजें क्या है, तो अपना साबुन और अपमार्जक का अलग से चैप्टर है, अलग से टॉपिक लगेगा, पूरा का पूरा एक क्लास रहेगी अपनी उसके ऊपर। तो वहां पे अपन लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए प्यारे साथियों आगे चलते हैं। फिर आपका आता है KOH। के यानी कि पोटेशियम। के क्या होता है, के होता है प्यारे साथियों पोटेशियम। और OH क्या होता है प्यारे साथियों, हाइड्रोक्साइड। ये तो इसका क्या हो गया, नाम हो गया, यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है। या फिर रासायनिक नाम की मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक नाम क्या है, आपसे पूछा जाए रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बताएंगे। लेकिन वहीं मैं यदि आपसे बात करूं साधारण नाम, भाई अपन लोग इसको क्या बोलते हैं, साधारण नाम होता है कि एक तो इसका अपने नहीं होते थे क्या पहले, एक तो स्कूल में नाम होता था, एक घर पे नाम होता था, घर पे तो काड़ू नाम होता था, और वार कुछ और कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वाले नाम की बात हो रही है। तो साधारण नाम इसका क्या होता है, कास्टिक। और आगे आप क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, पोटास। कास्टिक पोटास इसे बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे, कास्टिक पोटास। और वो क्या था, कास्टिक सोडा। और ये क्या है, कास्टिक पोटास। ओके, ये कहां काम आता है, तो इसका एक ही कार्य आपको याद रखना है। वो कठोर साबुन निर्माण में काम आ रहा था, तो ये मृदु साबुन निर्माण में काम आएगा। तो इससे हम कैसा साबुन प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बताएंगे इससे मृदु साबुन हम प्राप्त कर सकते हैं। साथियों अगर मैं आपसे बात करूं पेट की अम्लीयता से रिलेटेड, पेट की अम्लीयता, प्यारे साथियों पेट की अम्लीयता, पहले तो आप ये बताइए मेरे को कि कौन से अम्ल के कारण बढ़ जाती है। पेट के अंदर एक रस पाया जाता है प्यारे साथियों, जिसका नाम होता है जठर रस। क्या पाया जाता है प्यारे साथियों, जठर रस पाया जाता है। और इस जठर रस के अंदर एक एसिड पाया जाता है, और हमें तो सिर्फ अभी तो एसिड से ही मतलब है। तो वो जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, HCl। और HCl के बारे में मैंने आपको पूरा बताया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसे क्या बोलते हैं, तो आप इसे बताएंगे कि इसे नमक का तेजाब बोलते हैं। कहां काम आता है, तो आप बताएंगे कि अम्लराज के निर्माण में काम आता है। और कहां काम आता है, ये पेट की अम्लता को बढ़ाने में काम आता है। अम्लता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, इसकी जो पीएच वैल्यू कौन से की पीएच वैल्यू, अगर मैं बात करूं जठर रस के अंदर जो HCl पाया जाता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1.5 के आसपास होती है। कितनी होती है प्यारे साथियों, 1.5 के आसपास होती है। प्यारे साथियों अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, तो HCl की मात्रा बढ़ जाएगी और पेट में क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। साथियों कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अपना खाने का टाइम होता है और उस टाइम हमें क्या लगती है, भूख लगती है। इसका मतलब हमारी बॉडी ने किसका स्राव किया है, जठर रस का स्राव किया है। जब अपन लोगों को भूख लगती है तो जठर रस कहां आएगा भोजन के लिए, तो आप बताएंगे कि भोजन के लिए वो आमाशय में आएगा। यानी कि ये जो जठर रस है ये चाहेगा कि भाई भोजन बाहर से भोजन आए, यानी मुख से थोड़ा बहुत भोजन आए ताकि मैं कुछ खाऊं। लेकिन आप क्या पीते हैं, आप पीते हैं उस वक्त चाय। चाय पीते हैं तो एसिडिटी की मात्रा बताओ घटेगी कि बढ़ेगी, तो प्यारे साथियों एसिडिटी की मात्रा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ये तो भोजन की तलाश में था, आपने इसको पिला दी चाय, तब तो एसिडिटी बढ़नी है। फिर आप बोलते मान तो खाटी खाटी डकार आवे, तो खाटी डकार तन्न आवे तो पड़ोसियां थोड़ी आवेंगी। बे आगलो शरीर आ कहने ला रहे मेरे माइन की घेर मतलब कोई की खुआ, लेकिन तू मैंने प्याण ला रही चाह पर चाह, तो भाई एसिडिटी तो बढ़ेगी ना। भाई एसिडिटी बढ़ गई, अब आप क्या करते हैं, भाग दौड़ के किस पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं,
इनो देना मेरे को, इनो पीना एक, ठीक है। तो तवड़ो से बटो इनो ले गए, बोले गिलास दे दे, ठीक पीऊंगा मैं तो, बटे हाथों हाथ इनो पी लेगा। तो साथियों अपने शरीर का भी ख्याल रखना होता है, जैसा शरीर चाहता है वैसा उसको मिलना चाहिए। यानी कि अगर बॉडी चाह रही है कि इसको भोजन की आवश्यकता है तो इसको आवश्यकताएं प्रोवाइड कराना चाहिए, यानी रोटी कपड़ा मकान ये अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं। आप बॉडी को टाइम पर यही नहीं दे पा रहे हो तो आपसे ये बेचारा उम्मीद ही क्या रखेगा, भी ये शरीर है उम्मीद क्या रखेगा आपसे, ये बताओ, इतनी तो उम्मीदें हैं इसको। तो प्यारे साथियों अगर ये एसिडिटी है ये बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, आपको पता है इसका इलाज मैंने आपको परमानेंट बता रखा है। आप इनो लेते हैं, काम शुरू सिर्फ कितने सेकंड में, तो आप बताएंगे 6 सेकंड में। कौन सी विक्रिया हुई है यहाँ पर, तो आप बताएंगे उदासीनीकरण की अभिक्रिया यहाँ पे हुई है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया के माध्यम से एसिडिटी क्या हो गई प्यारे साथियों, कम हो गई है, ठीक है। अब इस इनो के अंदर क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे इस इनो के अंदर पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है प्यारे साथियों, MgOH2, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो एंटी एसिड के रूप में या एंटासिड के रूप में कार्य करता है और आपकी बॉडी को एसिड से बचाता है, एसिड से राहत देता है। अगर आपके पास इनो उपलब्ध नहीं है, मान लो आप घर पे हैं, घर पे आपके पास इनो नहीं है, तो अजवाइन आती है, अजवाइन जानते हो ना, अजवान जगन आप साधारण भाषा में अजवाइन जो आती है आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप अजवाइन ले लेंगे तो भी आपको क्या मिलेगी प्यारे साथियों, राहत मिलेगी। इसके साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है NaHCO3, हालांकि इसके बारे में आगे लिखेंगे हम, यहां पे नहीं लिखेंगे। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो भी कहां काम आता है प्यारे साथियों, तो आप बताएंगे इनो बनाने में इनो बनाने में सहायता करता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इनो बनाने में काम आता है, ठीक है। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी भाई, इनो बनाने में काम आ रहा है तो इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसे बोलते हैं प्यारे साथियों मीठा सोडा। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीठा सोडा, ठीक है। क्या बोलते हैं, मीठा सोडा। इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, बेकिंग सोडा। साथियों ये जो NaHCO3 होता है, ये जो NaHN और कहां काम आता है, आपने कभी छोले भटूरे खाए होंगे, क्या खाए होंगे, आप बोलोगे सर क्यों मुंह में पानी ला रहे हो, ठीक है ना। छोला भटूरा खा जाएंगे, नहीं खा रहे तो चूरू का बहुत फेमस है, छोला भटूरा खा गई हो। छोले भटूरे जो होते हैं वो छोले तक तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, छोले की तो छोड़ दो कोई बात को नहीं, लेकिन भटूरे पर आओ, भटूरे पर फोकस करो। भटूरे के अंदर क्या होता है, भटूरा कैसा होता है भाई, नीचे से तो प्लेन लेकिन ऊपर से ऐसे फुला हुआ होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसके बीच में कौन सी गैस भर जाती है, तो आप बड़े प्यार से बताएंगे कौन सी गैस भर जाती है, CO2 गैस भर जाती है। किसके कारण भर जाती है, ये रही। तो इसके अंदर ये इसका मतलब ये हुआ कि NaHCO3 डाला जाता है। क्या डाला जाता है, NaHCO3 डाला जाता है। जब इसको गर्म करेंगे तो यहां से कौन सी गैस रिलीज होगी, तो ये बताएंगे आप CO2 गैस रिलीज होगी, इसके कारण भटूरा फूल जाता है। तो ये भटूरा किसके कारण फूलता है, तो आप बताएंगे इस मीठे सोडे के कारण, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण, या बेकिंग पाउडर के कारण, या फिर CO2 गैस के कारण फूल जाता है। ये 3-4 रीजन है इसके, बात एक ही है। NaHCO3 बोलो, इसका साधारण नाम बोलो, वैज्ञानिक नाम बोलो, कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन क्या होगा प्यारे साथियों, ये जो CO2 है इसके कारण ये फूल जाता है, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। ये तो हो गई अपनी क्षार से संबंधित बातें। अब साथियों क्षार के बाद क्या आता है, क्षार के उदाहरण थे 3-4, आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं साथियों, आगे आप अम्ल और क्षार से संबंधित एक चीज पढ़ते हैं और उसका नाम होता है साथियों पीएच वैल्यू। आपने सुना होगा इस पदार्थ की पीएच वैल्यू इतनी होती है, इसकी पदार्थ की पीएच वैल्यू इतनी होती है। तो पीएच होती क्या है, पीएच साथियों हम क्या करते हैं, अगर हम दूरी मापते हैं, अगर मान लो आपको कहीं जाना है तो आप ये बताएंगे मेरे को तो भैया 5 किलोमीटर चलना है, तो आप दूरी को किलोमीटर में माप रहे हैं, यानी कि उसका एक छोटा माप है,
मीटर और उसके बाद आप किलोमीटर में उसको माप रहे हैं। अगर आपको बुखार हो गया है तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना है कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है, इतने डिग्री सेल्सियस है। तो वो सारी चीजें हैं, तो उसको मापने की भी एक इकाई है। अगर आप कहीं पे दूध लेने जाते हैं तो आपको अगला लीटर भर के देगा कि आपको 1 लीटर लेना है, 2 लीटर भरना है, तो अंदाज से तो नहीं देगा ना कि आपको इतने लीटर चाहिए तो अंदाज से ले जा, नहीं, वो आपको एक माप के आधार पर दूध प्रदान करेगा। प्यारे साथियों, इसी प्रकार यदि आपके घरों में आने वाली जो विद्युत होती है यानी जो लाइट होती है उसका भी माप है, उसको भी आप यूनिट में मापते हैं। तो साथियों, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप हर एक चीज के अंदर माप लगा रहे हो, तो क्या हम अमल और क्षार को बख्श दें? बिल्कुल नहीं, साइंस किसी को नहीं छोड़ती साहब, ये तो यहां पर भी अपनी टांग अड़ाएगी। तो हमने ये कर दिया, क्या कर दिया प्यारे साथियों, कि साहब इसकी बताइए आपकी ये कितना एसिड है, इसमें कितना बेस है, यानी कि कितना एसिडिक है, कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, कोई पदार्थ कितना क्षारीय है, या कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, इसको बताने के लिए हमने एक उपाय निकाल लिया। और हमने एक उपाय क्या निकाला कि हम बताएंगे साहब इसकी पीएच वैल्यू। क्या बताएंगे? पीएच वैल्यू बताएंगे। तो पीएच क्या हो जाएगी? पीएच हो जाएगी किसी पदार्थ की अम्लीयता। आप लिखेंगे पीएच वैल्यू में क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूं आपके लिए, पीएच। ठीक है, देखो कोई भी पदार्थ है आपके पास, यानी किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की आप बता रहे हैं क्या? अम्लीयता बता रहे हैं, या आप क्या बता रहे हैं प्यारे साथियों, आप बता रहे हैं उसकी क्षारीयता। बताने के लिए आप बताने के लिए क्या कर रहे हैं, एक स्केल काम में ले रहे हैं। आपने बताने के लिए क्या किया, एक स्केल काम में लिया, और उस स्केल को आपने क्या नाम दे दिया प्यारे साथियों, पीएच स्केल नाम दे दिया। पीएच स्केल यानी पीएच फुट है आपके पास, आपने उसको वो नाम दे दिया। और जितना इसके ऊपर मान आएगा कि जैसे 0 1 2 3 4 14 तक कोई भी वैल्यू आती है, वो आपका क्या हो जाएगा, पीएच मान हो जाएगा। अब मैं एक बात लिख रहा हूं यहां पे पीएच वैल्यू के लिए, कि आपके पास हाइड्रोजन आयन है। यदि मैं जल की पीएच की बात करूं तो आपके पास क्या है प्यारे साथियों, हाइड्रोजन आयन, यानी कि ऊपर प्लस। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लगाते हैं, तो सांद्रता के लिए प्यारे साथियों बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक, यानी कि आपके सामने नेगेटिव चिन्ह आएगा, ऋणात्मक लघुगणक यानी कि क्या आएगा प्यारे साथियों, लोग आएगा, और बेस में क्या रहेगा, 10 रहेगा। यानी कि यदि मैं पीएच वैल्यू की बात करूं तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप क्या बताएंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, यहां पे नेगेटिव का चिन्ह है, मैं अलग कलर से लिख देता हूं। पीएच वैल्यू जो है आप कैसे बताएंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और उसका ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है प्यारे साथियों, पीएच कहलाता है। पानी के लिए इसकी जो वैल्यू होती है, पानी के लिए वो क्या रहती है प्यारे साथियों, तो आप बताएंगे इसकी वैल्यू रहती है 7। बहुत इजी चीज है। कई बार एग्जाम में ये ऐसे भी आ जाता है कि पीएच प्लस पीओएच, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है इसकी वैल्यू कितनी होती है प्यारे साथियों, 14 होती है। क्योंकि पीएच, पानी के लिए पीएच 7 आती है, पानी के लिए पीओएच की वैल्यू भी कितनी आती है, 7 आती है। तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 14 हो जाएगा। कभी भी इससे ये ऊपर नीचे नहीं होता है। पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अगर आपको पता है कि एक पदार्थ की पीएच का मान जैसे 2 है, तो उस पदार्थ की पीओएच बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं या नहीं बता सकते, तो 2 है तो 2 इधर घटा देंगे आप। जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक पदार्थ की पीएच वैल्यू, एक पदार्थ है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, उसकी पीएच वैल्यू है 2, आपको बताना है उसकी पीओएच का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं पीएच प्लस पीओएच वैल्यू टोटल कितनी होती है प्यारे साथियों, 14 होती है। पीएच का मान आपको दे रखा है, तो 2 प्लस पीओएच बराबर कितना आएगा प्यारे साथियों, 14 आ जाएगा। यहाँ पे पीओएच की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये 2 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 14 में से कितने कम कर दोगे आप, 2 कम कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
तो उसी पदार्थ के POH की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप पीएच प्लस POH दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसे समझते हैं बहुत ही ध्यान से। एक चीज आपको और बता देता हूं, इसके अंदर पीएच के अंदर पीएच का खोजकर्ता लिख लेना आप, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। पीएच का जो खोजकर्ता है वो है प्यारे साथियों सोरेनसन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। डेट भी लिख लेना, एक बार इसकी डेट भी पूछी हुई है 1909। हालांकि आजकल साइंस में डेट भी पूछ रहे हैं, आपको पता ही होगा, जैसे आपने रीट का पेपर देखा होगा, अभी भी जो पीछे पेपर हुआ है उसके अंदर डेट पूछ ली थी 2-3। तो आपको डेट पर भी फोकस रखना है। पीएच का जो खोज करता है वो कौन है, सोरेनसन है। कब खोज करी थी, तो 1909 में, यानी कि 1909 में इसकी खोज करी थी। ठीक है ना। अब देखो प्यारे साथियों, ये जो पीएच है ये किसके काम आती है, तो आप बताएंगे अम्लीयता और या फिर क्षारीयता मापन के अंदर इसका उपयोग होता है। यहां पे जो ये पी लिखा हुआ है, इस पी का अर्थ होता है प्यारे साथियों पोटेंस, एक वर्ड है, लैटिन शब्द है पोटेंस, हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा पुषांश। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इस पीएच में इस पी का जो नाम होता है वो क्या होता है, तो पी का अर्थ होता है पोटेंस या फिर पुषांश पढ़ते हैं। एच होती है प्यारे साथियों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की और सांद्रता, यानी कि उस पदार्थ के अंदर जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी उसके ऊपर उसकी पीएच वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सोरेनसन वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं अपन लोग पीएच की। देखो पीएच वैल्यू आपको सिर्फ एक बार समझना है। एक बार अगर आप ध्यान से आपने समझ लिया तो आप कभी भी जिंदगी में ये नहीं भूलेंगे। देखो ये क्या है प्यारे साथियों, ये एक अपनी पीएच स्केल है। ये बीच में से मुड़ गई क्या, देखो बीच में से मुड़ गई, पूरी मिट गई, चलो कोई बात नहीं, नहीं बनाते हैं एक। ये लो साहब, ये आपकी क्या है, पीएच स्केल है। हालांकि पीएच स्केल ऐसी होती नहीं है, आप बोलेंगे सर यार क्या चांद सा बना दिया आपने, पीएच स्केल ऐसी होती नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो अपने को तो सिर्फ समझने से मतलब है कि क्यों लिखा है आपको वो भी पता चल जाएगा। देखो साथियों, यहां पे बीच में एकदम मिडल के अंदर एक वैल्यू होती है 7, तो इधर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 0, और इधर 7 आया तो 7 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 14 हो जाएगा। यानी कि लास्ट वैल्यू है 14, बीच में 7 है और यहाँ पे कितना है प्यारे साथियों 0 है। तो 0 से आप आगे बढ़िए, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। गिनती लिखनी है अपने को, 8 8, 9 को 9, 1 बिंदी 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13। ठीक है, गिनती आवा नहीं मैंने, देख लो थे होशियार बहुत हूं मैं, गिनती आवा मैंने। देखो ये वैल्यू कितनी होती है प्यारे साथियों, 14 तक होती है। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, यदि एक पदार्थ की पीएच वैल्यू कितनी हो, 7 हो, यदि एक पदार्थ की पीएच वैल्यू कितनी हो, 7 हो, तो वो किस प्रकृति का होता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे किस प्रकृति का होता है, वो उदासीन होता है। किस प्रकृति का होता है, वो उदासीन होता है। जिस पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 होती है वो किस प्रकृति का होता है, तो आप बताएंगे वो कैसा होता है, उदासीन होता है। यदि एक पदार्थ की पीएच वैल्यू, ये जो आपको मान मैंने यहां पे दिए ना 1 2 3 4 5 6, ये है पीएच के मान, ये क्या है, पीएच के मान है। तो पीएच यदि 0 है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्वाधिक अम्लीय। क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाधिक आपका अम्लीय। क्या हो जाएगा, सर्वाधिक अम्लीय हो जाएगा। यदि एक पदार्थ की पीएच वैल्यू का मान 14 है तो वो कैसा हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि वो हो जाएगा सर्वाधिक क्षारीय। सर्वाधिक क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है ना। तो सर्वाधिक अम्लीय तो पीएच वैल्यू 0, सर्वाधिक क्षारीय तो पीएच वैल्यू 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जैसे 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 इधर जाएंगे, तो यहां पे अगर सर्वाधिक हो रहा है तो इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी या घटेगी, तो आप बताएंगे घटेगी। देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, सर्वाधिक अम्लीय है। अब आपको एक चीज को बड़े ही ध्यान से समझना है। आप मान लो कहां खड़े हो, एकदम देखो यहां पे ऊंचाई है ना,
भाई यहाँ पे हम एकदम गर्त में खड़े हैं, एकदम ढलान में खड़े हैं, तो इनकी ये ऊंचाई है। यहां से आप यहां जाएंगे, भाई नीचे से आप कहां जाएंगे प्यारे साथियों, नीचे से आप जा रहे हैं ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं, आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। पहले आप नीचे खड़े थे, आप कहां गए, ऊपर गए। आपको जोर आएगा या नहीं आएगा, भी जोर तो आएगा। देखो जोर आएगा तो इसका मतलब अम्लीयता बढ़ेगी या घटेगी, आप बताएंगे घटेगी। दूसरा उदाहरण देखो, सर्वाधिक अम्लीय है, सर्वाधिक अम्लीयता से आप कहां किसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो आप बताएंगे उदासीनता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भाई यहां पे आप सर्वाधिक अम्लीय हैं, इधर आप जा रहे हैं तो आप किसकी ओर जा रहे हैं, उदासीन की ओर जा रहे हैं। तो आप क्या अचानक उदासीन हो जाओगे क्या, अचानक तो उदासीन नहीं हुए ना। भाई आपने पहले एक को ग्रहण किया, फिर दो को, तीन को, चार को, पांच को, छह को, फिर आप सात पे आए हो, सात पे आके आप क्या हो गए, उदासीन हो गए, उदासीन हो गए। इसका मतलब यहां से जब चले थे तब आपकी अम्लीयता घटना स्टार्ट हो गई थी। भाई आपने ऊंचाई पे आपने यात्रा करी है, तो ऊंचाई पर यात्रा करते करते आप में थकान आ गई, आपकी अम्लीयता घिस गई पूरी की पूरी। आपने किसको ग्रहण कर लिया, उदासीनता को ग्रहण कर लिया। इसका मतलब जब नीचे से ऊपर जाएंगे, 0 से 7 की तरफ जाएंगे, आपकी अम्लीयता बढ़ेगी या घटेगी, आपकी अम्लीयता बढ़ेगी या घटेगी, तो अम्लीयता क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, घटेगी। साथियों पीएच का मान 0 था, पीएच का मान 1 हो गया। बताओ पीएच वैल्यू बढ़ी है घटी है, तो पीएच का मान पहले 0 था, अब 1 है। 0 से कोई चीज 1 होती है तो अम्लीयता पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई पीएच का मान तो बढ़ ही रहा है ना, पीएच का मान बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, देखो कोई चीज पहले 2 थी, भाई आपके पास पहले 2 लड्डू थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए। तो आपके पास नंबर ऑफ पीएच बढ़ी है या घटी है, नंबर ऑफ लड्डू बढ़े हैं या घटे हैं, तो आप बताएंगे सर बढ़े हैं। पहले आपके पास 4 लड्डू थे, अब 6 हो गए, लड्डू बढ़े हैं घटे हैं, तो आप बताएंगे बढ़ गए, 2 और आ गए। इसका मतलब पीएच मान तो क्या है प्यारे साथियों, बढ़ रहा है। लेकिन पीएच मान बढ़ने के साथ साथ हमें देखनी है उस पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता। भाई उस पदार्थ पीएच वैल्यू तो इसकी बढ़ रही है, लेकिन पीएच वैल्यू जैसे 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 बढ़ती है वैसे वैसे अम्लीयता घटती है, वैसे वैसे अम्लीयता घटती है। एक पदार्थ की पीएच का मान यदि 0 है और दूसरे पदार्थ की यदि पीएच का मान 4 है, तो इसका मतलब यह हुआ प्यारे साथियों कि उस पदार्थ की अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन से पदार्थ की, 4 वाले की। यदि मैं बात करूं एक पदार्थ की पीएच का मान 4 है, एक पदार्थ की पीएच का मान 5 है, पीएच कौन से की ज्यादा हुई, तो आप बताएंगे 5 वाले की ज्यादा हुई। अम्लीयता कौन से की कम हुई, 5 वाले की। अम्लीयता कौन से की ज्यादा हुई, 4 वाले की। एक उदाहरण और देखो, एक पदार्थ की पीएच का मान 2 है, एक पदार्थ की पीएच का मान मान लो यहां 6.5 है, तो 6.5 वाले की पीएच ज्यादा, अम्लीयता कम। 2 वाले की पीएच कम, अम्लीयता ज्यादा। तो आप देखेंगे जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो पीएच वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन अम्लीयता क्या हो जाएगी, घटेगी। अम्लीयता क्या हो जाएगी, घटेगी। उसी प्रकार जब आप नीचे आएंगे तो आपकी गति बढ़ेगी या घटेगी, तो बताएंगे सर स्पीड तो बढ़ गई, यानी कि अम्लीयता तो अब उल्टा हो जाएगा ना, अम्लीयता तो बढ़ेगी। पीएच वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, तो 7 से वापस 0 पे आ गए तो पीएच वैल्यू क्या होगी प्यारे साथियों, घटेगी। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पीएच वैल्यू घटेगी तो अम्लीयता बढ़ेगी, पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो अम्लीयता घटेगी। आगे चलिए, 7 से कहां की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे 14 की ओर जा रहे हैं। तो पीएच का जो मान है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो पीएच वैल्यू भी बढ़ रही है, पीएच वैल्यू भी बढ़ रही है। देखो प्यारे साथियों, आप उदासीनता से क्षारीयता की ओर जा रहे हैं, तो यहां से क्षारीय होना प्रारंभ हो जाएगा, ये क्षारीय, फिर ये और ज्यादा क्षारीय, फिर ये और ज्यादा क्षारीय, फिर ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, तो ये सर्वाधिक। इसका मतलब आपने यहां से थोड़ा 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 क्षारीय होना चालू कर दिया था। अब आपने अंतिम जो अपना 14 वैल्यू थी उसको प्राप्त कर लिया है, तो ये क्या है, सर्वाधिक क्षारीय हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी पीएच वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी क्षारीयता बढ़ रही है घट रही है, तो आप बताएंगे सर बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक पीएच वैल्यू किसकी होती है, क्षार की होती है। तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो क्षारीयता, तो भी क्षारीयता क्या होगी प्यारे साथियों, क्षारीयता बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी।
जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कि आप 14 से 7 की ओर अग्रसर होंगे, तब क्या होगा प्यारे साथियों, तो पीएच वैल्यू भी क्या हो रही है, तो आप यहां पे 14 मान था, यहां पे आप 7 को प्राप्त कर रहे हो, तो पीएच मान भी कम हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे लिखेंगे। और क्षारीयता, तो आप बताएंगे क्षारीयता भी क्या हो रही है, सर्वाधिक क्षारीयता से आप उदासीनता की ओर आए हैं, तो क्षारीयता भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो तीर का निशान इस बार इधर रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इतना देखो अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए ये एनफ रहेगा। आप अपनी अच्छी अच्छी राइटिंग में इसे लिख सकते हैं, क्योंकि अपनी राइटिंग तो देखो ऐसी इतनी अच्छी है नहीं। तो ये है आपकी पीएच वैल्यू कि किस पदार्थ की पीएच वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। यहाँ पे एक उदाहरण देख लो आप, एक पदार्थ की पीएच वैल्यू यदि 8 है और एक पदार्थ की पीएच वैल्यू यदि 10 है, तो 10 वाला ज्यादा क्षारीय होगा, 8 वाला थोड़ा कम क्षारीय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो देखो अब आपको मैं कुछ एक उदाहरण बता देता हूं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। ठीक है ना। और उसके बाद अपने लोग इस अपने चैप्टर को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बात करूं मैं यदि नींबू की, नींबू की जो पीएच वैल्यू होती है, मैं डायरेक्ट आपको पीएच वैल्यू बता रहा हूं और आपको एज इट इज उनको याद करना है। 2.2 से कितनी होती है प्यारे साथियों, 2.4 के आसपास होती है। कितनी होती है प्यारे साथियों, 2.2 से 2.4। फिर मैं यदि बात करूं टमाटर की, तो टमाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे 4.0 से 4.4। एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो वहां पे इसकी जो एडजेक्ट वैल्यू है, अगर आपसे एडजेक्ट वैल्यू पूछ ली जाए तो आप कितना उत्तर देंगे, आप 4.1 उत्तर देंगे। ठीक है ना। देखो आगे चलते हैं। आपने नींबू खा लिया, टमाटर भी खा लिया, तो अब आपको कॉफी पिलाते हैं। तो कॉफी की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है प्यारे साथियों 4.5 से 5.5 होती है। ठीक है। अब आपने इतने पदार्थ अपने शरीर में डाल लिए, तो आपको उसका उत्सर्जन भी करना चाहिए। तो मूत्र की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है प्यारे साथियों 5.6 से 7.5 होती है। वैसे 5.5 से 7.5 होती है, क्योंकि ये कभी कभी अम्लीय प्रकृति का भी होता है, तो कभी कभी क्षारीय प्रकृति का ही होता है। अगर मूत्र का रंग पीला है तो इसका मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक होगी। लेकिन यदि व्हाइट यानी कि बेरंग है, कोई रंग कलर नहीं है, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। बेसिकली ये अम्लीय भी होता है और ये कैसा होता है, उदासीन भी होता है। फिर मैं बात करता हूं जो खून, कौन कौन पीते हैं, मच्छर पीते हैं। कौन से मच्छर पीते हैं, मादा मच्छर पीते हैं, नर मच्छर खून नहीं पीते हैं। नर मच्छर क्या पीते हैं प्यारे साथियों, फूलों का रस पीती हैं। खून कौन पीती हैं, मादाएं, यानी कि मादा मच्छर खून पीती हैं। ठीक है ना, मादाएं मच्छरों की बात हो रही है। ठीक है ना। 7.3 से 7.5 के मध्य होता है इसकी पीएच वैल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडजेक्ट वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है, तो इसके बीच में हो जाएगा 7.4। यानी कि यदि आपको आपसे रेंज पूछी जाए, आपसे इसकी प्रास पूछा जाए, तो 7.3 से 7.5 बतानी है। लेकिन यदि ऐसे 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, तो आप कितना उत्तर देंगे, 7.4 उत्तर देंगे। तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है प्यारे साथियों, 7.4 हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का, हल्का सा क्षारीय होता है। कैसा होता है प्यारे साथियों, हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़े लिखे जा रहे हैं ना। देखो आगे बात करते हैं, एक दो पदार्थ अपने और बचे हैं। जैसे मानव की लार, लार की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है प्यारे साथियों 6.8। फिर मैं बात करता हूं मिल्क की, मिल्क की प्रकृति कैसी होती है प्यारे साथियों, अम्लीय होती है, 6.4 इसकी पीएच वैल्यू होती है। फिर बात कर लेते हैं मदिरा की, यानी कि शराब की, तो शराब की पीएच होती है प्यारे साथियों 2.8 होती है। कितनी होती है, 2.8 होती है। ठीक है ना। फिर बात कर लेते हैं प्यारे साथियों अम्लीय वर्षा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना इसे। यदि वर्षा के जल की पीएच मान कितने से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से यदि वर्षा हो रही है और उस वर्षा के जल की जो पीएच वैल्यू होती है वो यदि 5.6 से कम
हो जाए तब वो जल कैसा कहलाएगा? अम्लीय वर्षा वाला जल कहलाएगा। प्रदूषणकारी जो गैसें होती हैं, जैसे मैं बात करूं SO2, जैसे मैं बात करूं आपकी NO2, ठीक है, SO2 NO2 ये जो चीजें हैं, यानी कि मेन तो आप सल्फर और सल्फर के ऑक्साइड, मेन आप इससे फोकस रखें, सल्फर और सल्फर के ऑक्साइड ये जो होते हैं वो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। आपने शाहजहां के ताजमहल का नाम तो सुना ही होगा, जो संगमरमर से बना हुआ है, और उस संगमरमर की जो हानि हो रही है वो आज अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रही है। वहां वाहन चलते हैं, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके या वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके SO2 के रूप में गैसें उत्सर्जित करता है, और वो जो होती हैं वो संगमरमर के लिए एक कैंसर का कार्य होता है। तो संगमरमर में जो हानि हो रही है वो अम्लीय वर्षा के कारण हो रही है, और अम्लीय वर्षा में भी यौगिक पूछा जाए तो आप सल्फर के ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी सल्फर और सल्फर के ऑक्साइड के कारण उसको हानि हो रही है। फिर बात करते हैं प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मोल HCl यानी 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच का मान कितना है, तो क्या बताएंगे आप? 0 बताएंगे। 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है प्यारे साथियों? 0 होती है, ठीक है ना। सर्वाधिक अम्लीय यही होता है। अगर आपको मैं पूछ लूं कि 1 मोल, आपसे क्या पूछूं मैं, आपसे पूछ लेता हूं NH3 यानी कि 1 मोल अमोनिया की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे 11.6 होती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 मोल NaOH की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे प्यारे साथियों 14 होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू थी जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है एग्जाम में। इनसे ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इनसे ही कोई ना कोई पीएच वैल्यू आपको अपने पेपर के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ अपना जो अम्ल और क्षार का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। एसिड और बेस से रिलेटेड यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, और इसके पश्चात या फिर कल जो अपनी लाइव क्लास रहेगी उसके अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल अपनी लाइव क्लास रहेगी तो आप सभी साथी लोग लाइव क्लास जुड़ने का प्रयास करें। आपको टाइम बता दिया जाएगा, आपका जो अपना जो चैनल है उसके ऊपर अपनी क्लास का जो शेड्यूल है वो डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको उस क्लास को क्या करना है, ज्वाइन करना है, और लाइव क्लास आज के बाद आपको क्या करनी है, अटेंड करनी है। आप बाद में भी ले सकते हैं, अपनी रिकॉर्डेड भी होने वाली है, लेकिन अपने चैनल की कल पहली लाइव क्लास है तो आप सभी साथी लोग अवश्य जुड़ें। मिलते हैं साथियों कल अगली कक्षा में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए, विदाउट टेंशन। सब कुछ सही होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं, ठीक है ना। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, अपने स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना है, ठीक है प्यारे साथियों। जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।